नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदि शंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि समय ही जीवन है। समय को बर्बाद करना अपने जीवन को बर्बाद करने के समान है। तो समय किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत कीमती होता है और समय को किसी भी तरह से भी बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। समय का समुचित उपयोग करना चाहिए और समय रहते ही अपने सारे काम निपटाने चाहिए। समय का बड़ा सम्मान करना चाहिए और उस समय को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसी बात को करते हुए हम आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यह है कि हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है हाल ही में विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया है 2 जुलाई को। याद रखें कब मनाया गया है, 2 जुलाई को मनाया गया है। बात करते खबर की, तो विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल 2 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के खेल पत्रकारों द्वारा किए गए काम को मान्यता देता है और उन्हें अधिक कुशलता से और पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहने के लिए प्रेरित करता है। तो जितने भी खेल पत्रकार हैं या खेल जगत से जुड़ी हुई जितने भी ऐसे खबरों वाले संस्थान हैं, उन सभी को समर्पित है यह दिवस। और यह दिवस मनाया जाता है 2 जुलाई को। और इस दिवस को मनाने की शुरुआत की अगर बात की जाए तो इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी वर्ष 1994 से। यह आपको याद रखना है कि वर्ष 1994 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। Who has recently become the new executive director of RBI? तो आरबीआई के नए जो कार्यकारी निदेशक बने हैं वे बने हैं केशवन रामचंद्रन बने हैं। बात करते खबर की, तो भारतीय रिजर्व बैंक केशव राव चंद्रन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। आरबीआई ने उनकी नियुक्ति घोषणा 1 जुलाई को की है। आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत होने से पहले केशव रामचंद्रन जोखिम निगरानी विभाग में प्रधान मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और अब इनका प्रमोशन करके इन्हें आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा चुका है। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई की अगर स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई है 1 अप्रैल 1935 को। 1935 को इसकी स्थापना हुई है और इसकी स्थापना की जो मूल कहानी है वह 1926 में हुई थी, जहां पर एक आयोग था, एक रॉयल कमीशन उसको बोलते थे, एक आयोग था। उस आयोग का नाम क्या था? उसका नाम था हिल्टन यंग आयोग। हिल्टन यंग आयोग नाम था और ये हिल्टन यंग आयोग एक रॉयल कमीशन था और इसने सिफारिश दी थी कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। और ये सिफारिश कब दी थी इसने? 1926 में। 1926 में ये सिफारिश दी थी और इसी सिफारिश को आधार मानकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1934 में, याद रखेंगे 1934 में आरबीआई अधिनियम पारित किया। आरबीआई अधिनियम। और इस आरबीआई अधिनियम के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 को। और इसका उस समय जो 1 अप्रैल 1935 को जब इसकी स्थापना हुई तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया, तो इसका मुख्यालय बनाया गया पहले कोलकाता को। किसको बनाया गया? कोलकाता को। लेकिन वर्ष 1937 में, याद रखेंगे वर्ष 1937 में इसका मुख्यालय स्थायी रूप से बना दिया गया मुंबई में, जो कि अभी भी इसका मुख्यालय मुंबई में ही है। ठीक बात। तो मुंबई में इसका मुख्यालय बना दिया गया 1937 को। लेकिन 1949 तक ये जो आरबीआई था यह निजी स्वामित्व में था। लेकिन वर्ष 1949 में इसका कर दिया गया राष्ट्रीयकरण। इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण होने के बाद इसका स्वामित्व जो है वह पूर्ण रूप से भारत सरकार के पास आ गया। वित्त मंत्रालय के अधीन यह संस्था हो गई। तो इसी के जो नए कार्यकारी निदेशक हैं ये बने हैं केशव रामचंद्रन।
यह पूरे भारत भर में जितनी बैंकिंग व्यवस्था है उस सबको उसके सबके लिए नियम कानून बनाने का काम करता है आरबीआई, और जितने भी दिशा निर्देश हैं सब आरबीआई के ही होते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य में शुरू की गई है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ये जो लॉन्च हुई है यह हुई है बिहार राज्य में। बात करते खबर की, तो बिहार मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना और मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। यानी कि दो योजनाएं बिहार सरकार लेकर आई है। दो योजनाएं कौन कौन सी? एक योजना मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना है और दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना है। तो ये जो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आप देख पा रहे हैं कि उसमें 6,000 रुपए जो होगा वह युवाओं को प्रतिमाह ये देगी ताकि वे अपना काम अच्छे से कर सकें, कोई स्टार्टअप है वो खोल सकें या जो भी उनकी ज़रूरतें उनको पूरा कर सकें। ठीक है, तो जितने भी स्नातक पास जो लोग होंगे, जितने भी विद्यार्थी होंगे, युवा होंगे, उन सभी को 6,000 रुपये, याद रखेंगे 6,000 रुपये प्रति महीने बिहार सरकार प्रदान करेगी। बिहार की बात करें तो राजधानी की बात करें बिहार की, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार की राजधानी है पटना। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करेंगे तो यहाँ के राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। और यहाँ के सीएम की बात की जाए, मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कहाँ 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल से चलने वाले वाहनों और 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा? Where will be petrol vehicles older than 15 years and diesel vehicles older than 10 years not be given fuel? तो ये राज्य है, ऐसी जगह है दिल्ली, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो दिल्ली में इससे पहले भी ऐसा नियम था कि पुराने जितने वाहन थे, जो 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन थे या 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन थे, उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नियम है कि अगर 10 वर्ष से पुराने डीजल वाहन होंगे और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन होंगे तो उनको फ्यूल ही नहीं दिया जाएगा। पेट्रोल पंप में इसके लिए बाकायदे एक सेंसर लगाए गए हैं ताकि वो नंबर प्लेट की जांच कर सकें और ऐसे जितने भी व्हीकल हैं उन सबको रिकॉग्नाइज कर सकें, उनको पहचान सकें और उनको रोका जा सके। इससे पहले बहुत समय पहले दिल्ली की सरकार ने एक और नियम लाए थे जिसको ऑड इवन नियम के नाम से भी जाना जाता था, जिसमें एक दिन ऑड नंबर के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां चलेंगी और एक दिन इवन नंबर के। उससे होता क्या था, ये सारी योजना इसलिए ही लाई गई है या इसलिए ये सारे नियम बनाए गए हैं ताकि दिल्ली में जितना भी वायु प्रदूषण होता है वह उसे कम किया जा सके, उसको नियंत्रित किया जा सके। बात अगर दिल्ली की करें तो यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें, चूंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए यहाँ पर उपराज्यपाल हैं। उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। और अगर सीएम की बात करेंगे तो सीएम हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता यहाँ की सीएम। ठीक है, इतना आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हाल ही में एल्ब्रुस पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बन गए हैं? Who has become the youngest mountaineer to climb Mount Elbrus? तो माउंट एल्ब्रुस जो है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखेंगे, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस। और ये माउंट एल्ब्रुस स्थित है रूस में। कहाँ पर स्थित है? रूस में स्थित है माउंट एल्ब्रुस। बात करते खबर की, तो 6 साल 9 माह के तेगबीर सिंह जो कि पंजाब के रोपण के रहने वाले हैं, वे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। यह चोटी रूस में 18,510 फीट की ऊंचाई पर है। उन्होंने महाराष्ट्र वाघा कसाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पिछले साल 7 वर्ष 3 माह की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया था। तो भारत के ही महाराष्ट्र के रहने वाले थे वाघा कसाई,
इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इनका जो रिकॉर्ड है अब तोड़ दिया है किसने? तेगवीर सिंह ने। और ये तेगवीर सिंह ने 9 माह 6 साल 9 माह की उम्र में माउंट एल्ब्रुस पर्वत को फतेह कर लिया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न यह है कि जुलाई 2025 में किस संस्था द्वारा भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार विकसित किया गया है? इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फोटोनिक रडार हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन इन जुलाई 2025। तो ये भारत का बहुत ही प्रसिद्ध संस्थान है जिसे बोलते हैं DRDO, है ना। इसने बनाया है ऐसा रडार जो कि कैसा है? फोटोनिक है, यानी कि ये रेडियो जो तरंगे होती हैं उनको न पकड़कर प्रकाश का फोटान जो होता है उसको रडार में लेकर आता है और उससे रिकॉग्नाइज करता है कि रडार में कौन सी चीजें आ रही हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते खबर की, तो भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह रडार पारंपरिक रेडियो तरंगों के बजाय प्रकाश का उपयोग करता है। यह रडार अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन, स्टील्थ डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से प्रतिरक्षा जैसी उन्नत विशेषताओं से युक्त है। और भारत लगातार अपनी रक्षा प्रणालियों को, रक्षा तकनीकों को विकसित कर रहा है और अधिक से अधिक अपग्रेड कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बना रहा है। और इसमें ये जो DRDO नाम की संस्था है यह अपना बहुत बड़ा रोल अदा करती है, क्योंकि DRDO यह जो नए नए अनुसंधान करती रहती है, नई नई चीज़ें बना के देती। जैसे तेजस हो गया, इसने DRDO ने उसको बनाया है या उसको डिज़ाइन किया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें ये डिज़ाइन करती रहती। DRDO की बात करें तो इसकी स्थापना जो है, DRDO की स्थापना हुई है वर्ष 1958 में। वर्ष 1958 में इसकी स्थापना हुई है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो DRDO का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और ये किसके अधीन है? तो यह है भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन। रक्षा मंत्रालय के अधीन है यह संस्था DRDO। यह भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने जुलाई 2025 की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? विच कंट्री हैज assumed the presidency of the United Nations Security Council for जुलाई 2025? तो ये हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान। बात करते खबर की, तो पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है। इसकी जो अवधि है वह 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक है। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर या फिर सिंधु जल संधि जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 2 साल के लिए अस्थायी सदस्य भी है। तो अभी हाल ही में भारत ने सिंधु जल समझौता जो है उसको रद्द कर दिया था अपने तरफ से, क्योंकि कुछ समय पहले पाकिस्तान द्वारा बहुत ही घिनौनी हरकत की गई। वहाँ के आतंकवादियों ने यहाँ घुसकर बहुत आतंक मचाया, जिसको देखते हुए भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की थी और उसके चलते भारत ने सिंधु जल समझौते को भी रद्द कर दिया था। उसके संबंध में इस बैठक में यह पाकिस्तान चर्चा कर सकता है और कश्मीर के संबंध में भी चर्चा कर सकता है, लेकिन इसके हाथ में कुछ खास लगेगा नहीं, क्योंकि सारे सबूत इसके खिलाफ में है और सारा विश्व जानता है कि पाकिस्तान एक कैसा राष्ट्र है, वह आतंक को कैसे प्रमोट करता है। इसलिए ज़्यादा कुछ खास इसके हाथ में लगने नहीं वाला है पाकिस्तान के हाथ में। अब पाकिस्तान की क्या ही बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? तो ये स्टार बल्लेबाज हैं स्मृति मंधाना, जिन्होंने यह कारनामा किया है। बात करते हैं खबर की। स्मृति मंधाना क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं और बहुत ही टैलेंटेड क्रिकेटर है स्मृति मंधाना। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ODI की रैंकिंग आई है, तो ODI की जो रैंकिंग है उसमें भी स्मृति मंधाना ने नंबर 1 की पोजीशन हासिल की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, पेंटोगटार्न सिनावात्रा को हाल ही में प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किया गया है। वे किस देश की प्रधानमंत्री थी? पेंटोगटार्न सिनावात्रा has recently been removed from the post of Prime Minister. She was the Prime Minister of which country? तो ये
थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी, जिन्हें अब बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि कंबोडिया के जो प्रधानमंत्री थे उनके साथ में इनके फोन कॉल की जो रिकॉर्डिंग है वो वायरल हो गई थी, जिसको ध्यान में रखते हुए जांच होने तक इन्हें पद से बर्खास्त किया गया है। बात करें खबर की तो थाईलैंड की संवैधानिक कोर्ट ने पूर्व कंबोडियाई प्रधानमंत्री हुन सेन के साथ लीक हुई फोन कॉल के मामले की जांच पेंडिंग रहने तक प्रधानमंत्री पेंटो गटार्न सिनावात्रा को पद से सस्पेंड कर दिया है। और ये जब तक जांच चलेगी और इस जांच में अगर ये दोषी पाई जाती तो इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन अगर इन्हें क्लीन चिट मिलती है तो पुनः ये थाईलैंड की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। बात करें थाईलैंड की तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। बैंकॉक यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के अगर सम्राट की बात की जाए तो यहाँ के सम्राट हैं रामदशम यहाँ के सम्राट हैं। यहाँ पर जो भी सम्राट होते हैं उन्हें वो अपने आप को भगवान राम का वंशज बताते हैं और अपने नाम को राम के नाम पर रखते हैं। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा है यहाँ की थाई बाट यहाँ की मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला ई वोटर निम्न में से कौन बन गई हैं? Who among the following has become India's first female ई वोटर? याद रखना कि यह भारत की पहली ई वोटर हैं। तो ये जो ई वोटर हैं ये बनी है विभा देवी बन गई हैं और ये हैं बिहार से। बात करें खबर के तो बिहार के पूर्वी चंपारण की रहने वाली विभा देवी पहली महिला ई वोटर बनी हैं, जबकि मुद्रा कुमार पहले पुरुष ई वोटर हैं। याद रखेंगे, मुद्रा कुमार का नाम रखेंगे तो मुद्रा कुमार बने हैं पहले पुरुष ई वोटर और विभा देवी बनी हैं पहली महिला ई वोटर। विभा देवी बनी है पहली महिला ई वोटर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इन दोनों ने मोबाइल फोन से पहली बार मतदान किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के करंट अफेयर की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी जितने भी प्रश्न हो या सुझाव हों वो हम तक पहुंचाएं। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।